हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके बीच। आज मैं केमिस्ट्री का जो बच गया था लास्ट टॉपिक उसे लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेसन आज समाप्त हो जाएगा। कुछ बच्चों ने हमसे मांग की थी कि सर हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताएं। तो आज हम उसके बारे में भी कुछ चर्चा आपके बीच करेंगे और एक छोटा सा माने हिट एंड ट्रायल विधि होगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उसे हम बीजगणितीय विधि से जो सबसे कारगर विधि है उस माने विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक विधि पढ़ेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। आज हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच गया था लेसन फर्स्ट का। वो क्या था? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, आप सभी इसका नाम सुने होंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट में एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी। अगर फुल फॉर्म करें तो एल से लिक्विफाइड, जिसका हिंदी होता है द्रवीभूत, पी से पेट्रोलियम, हिंदी भी पेट्रोलियम, जी से गैस, हिंदी भी गैस को गैस ही कहते हैं। यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हिंदी में इसको कहें तो कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, जिसका अणुसूत्र होता है C4H10। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका है एलपीजी में वो यही है। कौन? ब्यूटेन। प्रोपेन, ये भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, और एथेन का मिश्रण है। एलपीजी गैस किसका किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन का अणुसूत्र अगर हम कहें तो C4H10 लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोपेन, इसका अणुसूत्र क्या होता है? C3H8, और एथेन C2H6 का मिश्रण होता है। मिश्रण के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे, परंतु इसका मुख्य अवयव, मुख्य घटक भी कहीं कहीं लिखा होता है। यानी कि मुख्य घटक, मुख्य अवयव का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो प्रतिशत में पाया जाएगा, लीड रोल में जो होगा वो कौन होगा? ब्यूटेन होगा। हमेशा क्वेश्चन आता है कि एलपीजी का मुख्य घटक, मुख्य अवयव क्या होता है, तो वो है ब्यूटेन। आप याद रखेंगे। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एक मिश्रण है किसका किसका? ब्यूटेन का, प्रोपेन का, एथेन का। मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे देखिए कैसे इसको जलाते जब हैं, रिएक्शन में हम बता रहे हैं कि जब इसे हम, ब्यूटेन मेन है, तीनों पाया जाता है लेकिन ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है मुख्य अवयव। तो जब इसे हम जलाते हैं, जलाने का मतलब आपको बता चुके हैं कि जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। क्या क्या बनेगा? तो जब जलेगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और काफी मात्रा में उष्मा निकलेगा। आजकल हमारे घरों में खाना पकाने में इस चीज का उपयोग किया जाता है, तो अब देखते हैं कि काफी मात्रा में उष्मा निकलती है, तभी हमारा खाना पक पाता है। तो जब हम ब्यूटेन को जलाते हैं तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। H2O भाप यानी कि वेपर के रूप में, गैस के रूप में निकलता है, लेकिन वो होता है और काफी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। क्या है अगला स्टार हमारा है? एलपीजी गैस का उष्मीय मान। उष्मीय मान के मतलब होता है कि कोई ईंधन को हम 1 ग्राम या 1 kg यानी उसके 1 इकाई यूनिट को जलाते हैं तो कितना उष्मा निकलती है, उसे हम उष्मीय मान कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एलपीजी का उष्मीय मान, अगर हम 1 ग्राम जलाएं, 1 ग्राम जलाएं अगर हम एलपीजी को, तो हमें उष्मा मिलेगा 50 केजे। केजे का मतलब है किलो जूल। किलो जूल, आप याद रखेंगे, केजे का मतलब होता है किलो जूल मिलेगा हमको।
यानी कि अगर ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा अगर है गैस में, ऐसे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का है, लेकिन ईंधन में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान, इस पे हम खाना पकाते हैं, एलपीजी का है। इसीलिए सबसे अच्छा ईंधन एलपीजी को माना जाता है। अगला स्टार है, कह रहा है एलपीजी गैस का रिसाव से बचने के लिए। आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पे गैस की दुकान होती है या हमारे घरों में कभी गैस रिलीज होती है तो एक अजीब सा गंध आता है। तो क्या ये एलपीजी यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का ये गंध है? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। सच तो ये है कि एलपीजी गैस का अपना कोई गंध नहीं है, ये गंधहीन गैस है। गंधहीन का मतलब इसका कोई गंध नहीं है। तो और ये एक बहुत ज्वलनशील गैस है, तो इसे रिसाव से बचने के लिए, कभी गलती से किसी मिस्टेक के वजह से रिलीज हो गया, गैस निकल गई, हमें पता न चला, तो आग न लग जाए, इससे बचने के लिए उसमें एक अप्रिय, अप्रिय कहने का मतलब होता है जो हमें प्रिय न हो, उसे अप्रिय कहते हैं। तो एक अप्रिय माने तेज गंध वाली, बुरी गंध वाली गैस मिला दी जाती है, उसी का गंध हमको मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, उस गैस का क्या नाम है, एथिल मरकैप्टन। यानी कि एलपीजी गैस का रिसाव न हो, चाहे रिसाव हो तो उसका हमें पता लग जाए, इसके लिए एक तेज गंध वाली एक अप्रिय गैस हम मिला देते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में। उस गैस का नाम है एथिल मरकैप्टन। इसका सूत्र होता है C2H5SH। एथिल मरकैप्टन का सूत्र क्या होता है, C2H5SH। आप इसे याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एलपीजी गैस के रिसाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। क्या एलपीजी गैस का अपना कोई गंध होता है, तो नहीं, उसमें अलग से मिलाई जाती है। किस लिए, तो उसके रिसाव से बचने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलते हैं तो उसे संतुलित कैसे करते हैं। इसके पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि जब कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करता है, कोई भी पदार्थ के मतलब अकेले भी हो सकता है या 2 या 3 या इससे ज्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब वो अभिक्रिया करते हैं तो उनके जो द्रव्यमान होते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उनके द्रव्यमान नियत होते हैं। नियत कहने का मतलब न तो द्रव्यमान में कमी आती है न वृद्धि होती है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है से संरक्षित रहता है। और इस सिद्धांत को ही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत के तहत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान जो है न तो नष्ट हुआ और न ही नया उत्पन्न हुआ। तो इसे संतुलित करने के मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन? पहला है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल क्या है? अनुमान विधि। हम अनुमान लगाकर इसे संतुलित करते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है बीजगणितीय विधि। इसमें बीजगणित यानी कि XYZ जो है इस तरह से हम उसे मानकर हल करते हैं। और तीसरा हमारा है आंशिक विधि, उसमें अभिक्रिया करा के कुछ यौगिक को कैंसिल करके करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल विधि, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है कि हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं, आता है क्वेश्चन, सभी बच्चे पढ़ लेते हैं H2 + O2 = H2O। क्वेश्चन जब इस तरह से दे देता है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो आप याद रखेंगे आपसे कि हाइड्रोजन को जब भी हम जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो जल का निर्माण होता है। यानी कि हाइड्रोजन जलाइए तो क्या बनेगा, पानी मिलता है। वही ऐसे संतुलित करना चाहते हैं, तो संतुलित करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या पहले से ही संतुलित है। संतुलित कहने का मतलब इसके अभिकारक और इसके उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है।
तीर का चिन्ह आप जानते होंगे कि बराबर को बताता है और अभिक्रिया की दिशा को बताता है, यानी कि उस साइड अभिकारक, इस साइड उत्पाद या प्रतिफल। देखते हैं ये साइड हमारा H2 कितना है, आप सभी देख रहे होंगे 2 है। इस साइड कितना है, H 2 ही है, यानी कि हाइड्रोजन बराबर है। हाइड्रोजन को बराबर करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर आते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ऑक्सीजन के नीचे, इसका मतलब 1 है। अगर कुछ लिखा होगा उतना होगा। तो हम इसे बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कभी नहीं लिख सकते। हाइड्रोजन का एक अणु है, इसे हम गुना कर सकते हैं, यानी कि अणुओं की संख्या बढ़ सकती है। उसके सूत्र में हम परिवर्तन नहीं कर सकते कि यहाँ 2 लिख देंगे और जल का सूत्र रह जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, हमको O चाहिए कितना, 2, यहाँ कितना है 1, तो मान लेते हैं हम यहाँ 2 से गुना कर दिए। तो हमारा 1 था, 2 से गुना का मतलब पूरे में गुना हो गया। गुना कर सकते हैं, इसके अणुओं की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। 2 हो गया। अब देखें मिलाएं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 से यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ पे छुपा हुआ है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 पहले से था, 2 से गुना कर दिए 4। ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना 2। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया मेरा, लेकिन क्या अब हाइड्रोजन बराबर नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 यहाँ 2। अब क्या करना होगा, तो अगर हम यहाँ 2 से भी गुना कर दें तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बराबर के उस साइड, यानी कि तीर के उस साइड देखेंगे, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 गुने 1 2, 1 गुने 2 2 बराबर हो गए। अगला है हमारा सोडियम को जलाते हैं तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनता है, इसे संतुलित करना चाहते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, क्या सोडियम 1, ये साइड 2, ऑक्सीजन 2, ये साइड 1। क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड अगर हम 2 कर दें, क्योंकि हम उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके हम सूत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम आपको बताएं तो क्या हमारा सोडियम 2, सोडियम यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे कितना है 1, बराबर करना चाहते हैं हम अभिकारक और उत्पाद में। तो अगर हम इसमें पहले उत्पाद में 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, अब मिलाते हैं, सोडियम 2 दूना 4, ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना 2, ऑक्सीजन बराबर हो गया। सोडियम कितना हो गया 4, इधर कितना है 1, 4 करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ 4 से गुना कर देंगे। फिर से इसे लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या हमने जो किया वो सही है। तो 4 एकम 4, सोडियम 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 1 कम 2, कुछ नहीं देखे, और यहाँ 1 है और 2 से गुना किया गया है, यानी कि अणुओं में तो 2 इक्वल है। अब यहाँ आते हैं हम Mg प्लस O2 संतुलित करना चाहते हैं। हमारा नया जो उत्पाद बना है वो बना है MgO, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। समस्या आ गई, बराबर करना चाहते हैं हम, 2 से यहाँ गुना कर दिए। हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी साथ 2 हो गया। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि हम इधर भी 2 से गुना कर देंगे। अब इसे हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई संतुलित हो गया, बराबर है। मैग्नीशियम 2 एकम 2 सही है, 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, 2 एकम 2 सही है। अगला आते हैं, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर क्या है एल्यूमिनियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, इसे संतुलित करना चाहते हैं। देखिए 3 2, अगर विषम संख्याएं हो एक ही तत्व के तो सबसे पहले इसके वाला संख्या से इस साइड और इसके वाला संख्या से इस साइड गुना होता है। अगर विषम संख्याएं हों तब, अलग अलग हों तब क्या, यानी कि ऑक्सीजन इधर 3 यानी कि 6 हो गए और 2 से यहाँ गुना कर दीजिए। अभी बताए हम आपको, जब अलग अलग संख्याएं हो जिनका कोई सार्वगुणज नहीं हो तो इधर वाला संख्या से उसमें और उधर वाले के जो है परमाणु संख्या इधर गुना कर देते हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम 1, वो साइड इधर कितना है 2 दूना 4, बराबर करने के लिए हमें 4 लगाना होगा। देख लीजिए एल्यूमिनियम 2 दूना 4,
1 था 4 से गुना 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6, अब यहाँ 3 दूना 6। समझ में आ गई। अगला हम आते हैं, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, इस साइड आते हैं कितने हैं, तो यहाँ देखेंगे तो 1 और यहाँ देखेंगे तो 2, और जब एक ही तरफ अलग अलग जगह होते हैं तो उनकी संख्या जोड़ दी जाती है, 2 और 1 3। यानी कि ये जो हमारा समीकरण है पहले से ही संतुलित है। यानी कि कुछ ऐसे भी रासायनिक समीकरण होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो पहले से ही संतुलित होते हैं, तो उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। आगे हमारा है P4 + O2 हमारा बना P2O5। P4 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, उधर 5 है। अभी बता रहे थे कि जब एक ही तत्व के अगर अलग अलग यानी कि सार्वगुणज नहीं हो, इस वाले संख्या से इस साइड और इस वाले संख्या से इस साइड उसमें गुना कर देते हैं। बहुत आसान है। यानी कि इसका 2 है तो इसमें कर दीजिए, और उसका 5 है तो यहाँ गुना कर दीजिए। समझ में आ गई। यानी कि इसके 2 वाला से इसमें यहाँ गुना कर दिए हम, और इसके 5 वाला से हम यहाँ गुना कर दिए। ऑक्सीजन 5 गुना 10, ऑक्सीजन 5 गुना 10, फास्फोरस 2 गुना 4, यहाँ 4, हमारा संतुलित हो गया। अब करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा लास्ट है SO2 को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं हमें SO3 मिलता है। कैसे करेंगे, S1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर कितना है 3। अब इसे कैसे संतुलित करेंगे हम, तो इधर कितना है 2, हम इसको यहाँ 2 लिख देना चाहते हैं। अब कितना हो गया तो देखते हैं, ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर कितना है 2 और 2 4, 6 करना चाहते हैं। सल्फर 2 हो गया, इसको बराबर करने के लिए हम 2 इस साइड लिख दें, सल्फर हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 हो गया इस साइड, और ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया। फिर भी यहाँ तक पढ़ने के बाद भी जो हमारा अनुमान विधि है बहुत ही जटिल है, समझ नहीं आती। तो हम छोटे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, तथा अगर इससे बड़े समीकरण हो और अगर हम सुनिश्चित आंसर चाहते हैं तो बीजगणित मेथड का प्रयोग करते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय मेथड से संतुलित करते हैं। तो कल का वीडियो आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।